अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुनैरा और आप देख रहे हैं हेल्थ विद TNN। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो इंतहाई अहम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बदलते मौसम की वजह से हवा में स्मोक की मिकदार भी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से सांस की तकलीफ और चेस्ट इन्फेक्शन जैसे कई दीगर मसाइल सामने आ रहे हैं। इससे पहले कोविड का एरा रहा जिसमें भी इन मसाइल की रेशो में बहुत इजाफा हुआ। आज इन मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वसीम, जिनसे हम जानेंगे कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से स्मोक की मिकदार हवा में इतनी बढ़ गई है और पाकिस्तान में इतनी तेजी से चेस्ट इन्फेक्शन की रेशो क्यों बढ़ रही है। तो आइए चलो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत खुशामदीद TNN न्यूज स्टूडियो में। थैंक यू जुनैरा, एंड आई एम थैंकफुल टू TNN न्यूज कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया ताकि इस पब्लिक अवेयरनेस के टॉपिक पे बात की जा सके। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमें जरा अपने बारे में थोड़े से हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। जी, नाम आप बता चुकी हैं। मेरा नाम डॉक्टर वसीम है और मैं साहिवाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी हूँ। गुज़िश्ता 1-1.5 साल से मैं कोविड के फोकल पर्सन के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो जो कोविड के मरीज हैं और बाकी चेस्ट डिजीज के मरीज हैं उनको ट्रीट करने के बारे में मेरा काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन है। तो उम्मीद है आज का जो मौजू है इससे लोगों को बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो जी डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं चेस्ट इन्फेक्शन बेसिकली कहाँ से अराइज होता है, क्या इसकी अलामत है, किस हद तक खतरनाक हो सकता है ये? जी, चेस्ट इन्फेक्शंस की वेरियस टाइप्स हैं, लेकिन ज्यादातर जो चेस्ट इन्फेक्शंस हैं उसमें मरीज को बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है और वो खुश्क खांसी भी हो सकती है और बलगम वाली भी। इसके अलावा मरीज को सीने में दर्द भी हो सकता है और मरीज को नज़ला जुकाम की अलामात भी आ सकती हैं। तो डिफरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस में ये अलामात यही वाली होती हैं, अलबत्ता इनकी तरतीब थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? जी, चेस्ट इन्फेक्शंस की एज का इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है। मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट यंग एज का है तो उसके अंदर शायद ये इतनी मुज़िर ना हो, लेकिन ऐसे मरीज जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जिगर का मसला है या किडनी का मसला है तो उनके अंदर चेस्ट इन्फेक्शंस वो खतरनाक भी साबित हो सकती हैं और इन चेस्ट इन्फेक्शंस को जल्दी डायग्नोज करना और ट्रीट करना बेहद जरूरी है। अच्छा, इसका कितना टाइम पीरियड होता है चेस्ट इन्फेक्शन को रिकवर करने में, एक इंसान को कितना लग सकता है? जी, चेस्ट इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरियल होती है और इसमें ज्यादातर मरीज 7 से 10 दिन के अंदर रिकवर हो जाते हैं, लेकिन इसमें रिकवरी भी डिपेंड करती है कि मरीज का एज ग्रुप क्या है और उसकी कुव्वत मुदाफियत कितनी है। अगर मरीज यंग एज में है तो शायद उनको रिकवर जल्दी हो सके और अगर उनकी एज ज्यादा है तो ऐसे मरीजों के अंदर रिकवरी टाइम वो ज्यादा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें बताया कि आपका कोविड के साथ बड़ा इंफेक्शन रह चुका है लास्ट में, तो आप हमें जरा बताएं कि क्या कोविड के केसेस में कमी आ रही है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोविड के मरीजों की तादाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान में कोविड की चौथी वेव थी। जी। और इस वेव में पहली और दूसरी वेव के मुकाबले में थर्ड और फोर्थ वेव में मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा थी और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मरीजों की तादाद कम हो रही है और उसकी रीजन ये है कि एक तो वैक्सीनेशन बढ़ रही है और दूसरा लोगों के अंदर थोड़ी बहुत इसकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आइंदा 5th वेव नहीं आएगी। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में, अगले महीने 2 में मरीजों की तादाद दोबारा बढ़नी शुरू हो जाए तो 5th वेव आने का फुल चांस है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये आप जिस तरह बता रहे हैं कि नेक्स्ट वेव आ सकती है, तो क्या इकदाम कर सकते हैं हम कि इसको रोका जा सके? जी, इसमें मैं बता चुका हूँ कि कुछ तो यूनिवर्सल रूल्स हैं, जैसे उसमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और इसके अलावा पुरहजूम और रश वाली जो तकरीबात हैं उनमें जाने से परहेज करना चाहिए। कोविड को अल्टीमेट रोकने का तरीका ये है कि मैस लेवल पे इसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। उसमें हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान पूरा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अब तो मीडिया की तरफ से भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट है कि वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मरीजों को वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस ज्यादा होगी, ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवाएंगे, वैसे वैसे कोविड के केसेस की तादाद वो कम होती जाएगी और इंशाल्लाह अगर वैक्सीनेशन 65-70% पॉपुलेशन को हो जाए तो ये बात कही जा सकती है कि कोविड की आइंदा वेव्स या बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, अगर आएंगी भी तो उसमें मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं होगी। अच्छा,
تو یہ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ بتا رہے ہیں ویکسینیشن، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ویکسینیشن کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں ذرا اویئر کریں. جی ویکسینیشن کا رول یہ ہے کہ اس میں وائرس کے ڈیڈ پارٹیکلز یا ڈیڈ وائرس کو باڈی میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور باڈی اس کے اگینسٹ قوت مدافعت تیار کر لیتی ہے، اور پھر جب اصل وائرس باڈی کے اندر آتا ہے تو پرانی تیار کردہ قوت مدافعت وائرس کو زیادہ پھیلنے سے روکتی ہے. یہ اس طرح کہہ لیں کہ ایک ہم اصل انفیکشن ہونے سے پہلے مریض کو ایک ٹرائل دے دیتے ہیں وائرس کا، اور اس سے مریض کو پھر زیادہ سیویئر ڈیزیز وہ پروڈیوس نہیں ہوتی. یہ ایک ٹائم ٹیسٹڈ اسٹریٹجی ہے، اور یہ بچوں کے ای پی آئی پروگرام یا حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں یہ پہلے بھی آزمائی جا چکی ہے. تو ویکسینیشن کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی کسی بندے کو ویکسینیٹڈ پرسن کو اگر ڈیزیز ہوگی تو اس کی شدت زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک مطلب ہو سکتی ہے لیکن اس کی شدت میں کمی. جی ویکسینیشن کا رول یہی ہے کہ یہ کووڈ ہونے سے اتنا پروٹیکٹ نہیں کرتا، لیکن کووڈ کی وجہ سے مریض کے آئی سی یو ایڈمیشن یا آکسیجن ریکوائرمنٹ والے وارڈ میں جو ایڈمیشن ہے اس کو کم کرتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل یہ بڑا ایشو بھی چل رہا ہے کہ لوگ فیک سرٹیفکیٹ بتا رہے ہیں کووڈ کے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ کا اس کے اوپر کیا، آپ اس کے اوپر کہیں گے ہمارے ناظرین کو کیا بنوانے چاہیے؟ دیکھیں فیک سرٹیفکیشن بیسیکلی ایک اخلاقی لحاظ سے بہت بڑا جرم ہے. دوسرا فیک سرٹیفکیشن کرنے سے اور ویکسینیشن نہ کروانے سے ہم اپنی فیملی کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خود خطرے میں ڈال رہے ہیں. فیک سرٹیفکیٹ بن بھی جائے گا، مے بی اس سے آپ کو کچھ سہولیات بھی مل جائیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ وقتی فوائد بھی مل جائیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ اپنے ارد گرد والوں کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ایک خطرے کا باعث بنے رہیں گے، کیونکہ بغیر ویکسینیشن کے آپ کا کووڈ لگنے کا چانس کافی زیادہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ ینگ پاپولیشن میں ہوں، آپ کو خود کووڈ کوئی کچھ نہ کہے، لیکن آپ یہ کووڈ کے جراثیم اپنے والدین تک لے جائیں اور ان کو شدید بیماری ہو جائے. تو میں یہی کہوں گا کہ کووڈ کا جو فیک سرٹیفکیشن ہے دس از اے ویری بیڈ پالیسی، بہت برا یہ ایکشن ہے. ہمیں بحیثیت قوم اس طرح کی حرکات نہیں کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فیک سرٹیفکیشن نہ کروائیں اور جینوئنلی ویکسین کروائیں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور امید ہے کہ لوگوں کو اس سے اویئرنیس ملے گی. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم اسموک پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اسموک آج کل ہوا میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اسموک اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ایٹماسفیئر میں؟ جی بیسیکلی اسموک تو بنتا ہے اگر فضا کے اندر زہریلے پارٹیکلز یا پولوشن زیادہ ہو جائے. گرمیوں میں ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ پارٹیکل لوور ایٹماسفیئر میں سیٹل نہیں ہوتے، لیکن جیسے جیسے ٹیمپریچر ڈراپ کرتا ہے تو یہ پارٹیکلز لوور ایٹماسفیئر میں سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسموک سردیوں میں ذرا زیادہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اب اس کا جو حل ہے یا اس کی پریونشن ہے وہ تو ظاہر ایک لانگ ٹرم پلان ہے. اس میں آپ کو آٹو موبائلز اور جو وہیکلز چل رہے ہیں ان کی آپ کو چیک کرنی پڑے گی کہ ان کی انجن کی ہیلتھ کیسی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو تمام پریکٹسز بند کرنی پڑیں گی جس کی وجہ سے جو پولوٹنٹس ہیں وہ ہوا میں شامل ہو رہے ہیں. اچھا تو اوزون ڈپلیشن یہ اس میں انکلوڈ ہو رہا ہے؟ اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے جس وجہ جی پولوشن کا ظاہر ہے پولوٹنٹس اور کلورو فلورو کاربنز اور جو بھی ایگزاسٹ ہیں جو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہیں، اس سے اوزون کی لیئر بھی ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اسکن کینسرز اور دوسری ڈیزیزز ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو فضا کے اندر جو ہارمفل ریز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. جو اسموگ ہے اس کا بھی لنک انہی پولوٹنٹس کے ساتھ ہے، اور ان دونوں مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم ان پولوٹنٹس کو کس نہ کس طرح کم کریں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ اسموک کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے انسانی صحت پہ، کس طرح یہ اثر انداز ہے؟ جی میں نے بتایا کہ اسموک بیسیکلی ہارمفل اور پوائزنس جو سبسٹانسز ہیں جیسے سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹرس ڈائی آکسائڈ، ان سبسٹانسز پہ مشتمل ہے. یہ نارمل پارٹیکلز نہیں ہیں، اور یہ ایئر وے کے اندر یا جو ونڈ پائپ ہے اس کے اندر اریٹیشن کریٹ کرتے ہیں. اس اریٹیشن کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے. جن لوگوں کو سانس کا کوئی پرابلم نہیں ہے ان لوگوں کے اندر
सांस के मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, जैसे चेस्ट इन्फेक्शंस, और उनको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। स्पेशली वो मरीज जिनको एस्थमा, सीओपीडी या सांस की पुरानी बीमारियां हैं, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब ये सांस की नालियों में जाएगा तो सांस की नालियों को फर्दर ये मुतासिर करेगा। इसके अलावा स्मोक जो बिल्कुल हेल्दी पर्सन्स हैं, उनकी सांस की नालियों के अलावा उनकी आंखों पर भी इफेक्ट कर सकता है, और इसके अलावा ये लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले की इन्फेक्शन भी कर सकता है। तो जहां जहां स्मोक के पार्टिकल टच करेंगे, आई में टच करें, गले में टच करें या सांस की नाली में जाएं, जहां जहां जाएंगे वहां वहां ये इरिटेशन और डिजीज क्रिएट करेंगे। ठीक ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या इकदाम किए जा सकते हैं इससे बचने के लिए? अच्छा, इसमें दो तरह के इकदाम आएंगे, एक तो इंडिविजुअल लेवल पर है और दूसरा है गवर्नमेंट लेवल पे, जो हमें मिल के करने हैं। इंडिविजुअल लेवल पे इकदाम ये हैं कि जब जैसे अभी स्मोक का सीजन आ गया है तो हमें गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से परहेज करना है। स्पेशली फजर के फौरन बाद और मगरिब के फौरन बाद फिजा के अंदर स्मोक का तनासुब वो सबसे ज्यादा होता है। तो जब सूरज निकल आता है उस वक्त स्मोक की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो एक तो इन औकात में जब सूरज ना निकला हुआ हो, आगे सर्दी का मौसम मजीद आएगा, तो इन औकात में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सेकेंडली ये करना चाहिए कि जो सांस के मरीज अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रेगुलरली इस्तेमाल करें। जो बंदा बाहर से होके आए वो अपनी आंखों को पानी से वॉश करे, गार्गल्स करे और कोशिश करे कि अपने कपड़े चेंज करे ताकि जो स्मोक के पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो खत्म हो जाएं। अगर हम बाहर जा रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो गाड़ी के शीशे बंद रखने चाहिए, और अगर बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट का और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इज्तमाही सतह पर या हुकूमती सतह पर जो हमने इक़दाम करने हैं वो ये करने हैं कि हम लोगों ने पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनको कम करना है। हुकूमत पंजाब ने एक अच्छा स्टेप किया है कि जो ईंटों के भट्टे हैं उनको कुछ बंद करवा देते हैं इस सीजन में, लेकिन इसमें भी लॉन्ग टर्म इक़दाम होने चाहिए कि भट्टों के अंदर ऐसा मैकेनिज्म हो कि वो स्मोक इतना रिलीज ना करें। सेकेंडली, हमें अपनी व्हीकल्स को भी देखना चाहिए। रोड के ऊपर जो पुराने व्हीकल्स हैं जिनके एग्जॉस्ट जो डीजल पे चलते हैं, जिनके इंजन्स पुराने हैं, तो वो भी एयर पोल्यूशन में इजाफा करते हैं। हमें उनको भी, उनके इंजन की भी क्वालिटी हर साल चेक होनी चाहिए ताकि उनका एग्जॉस्ट कम, और पुरानी गाड़ियों को हमें बंद कर देना चाहिए जो कि फिजा में पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इस मौसम में अक्सर किसान वो अपनी फसलों के बाकियात हैं उनको आग लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी फिजा के अंदर स्मोक और ये पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। तो इज्तमाही लेवल पे और हुकूमती लेवल पे हमने इन स्टेप्स को लेना है ताकि हम इसको मुस्तकिल तौर पे कम कर सकें। तो अभी आप जैसे बताए जिनको तो ये तो वो हेल्दी पर्सन्स को भी इफेक्ट कर रहा है, तो जो अस्थमा या दमे के जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो लोग उनके लिए तो ज्यादा मुश्किल है, तो उनको क्या चीजें करनी चाहिए या क्या किन चीजों में ख्याल करना चाहिए? जी, उसमें उनके लिए यही नसीहत है कि सबसे पहले तो वो अपनी डिजीज का कंट्रोल अच्छा करें। एस्थमा और सीओपीडी के अक्सर मरीज इनहेलर्स पर होते हैं, तो इनहेलर का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। दूसरा इसमें यह है कि जरा सी भी अगर कोई खराबी की अलामात आए तो अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करें ताकि वो चेस्ट इन्फेक्शन को अर्ली स्टेजेस पे डील कर सके और डिजीज वर्स ना हो। तीसरा स्टेप इसमें ये आ जाता है कि जिन मरीजों को सांस का मसला है वो मरीज आउटडोर एक्टिविटीज थोड़ी कम करें। अगर उन्होंने बाहर मूव करना है तो उस वक्त मूव करें जब सूरज थोड़ा सा ऊपर आ जाए और फिजा क्लियर हो जाए। अगर वो अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के अर्ली आवर्स में बाहर मूव करेंगे या लेट नाइट पे बाहर मूव करेंगे तो उनकी डिजीज वर्स होने का चांस है। तो इसी तरह जो स्मोकर्स हैं या जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं उनको किस तरह, मतलब किन चीजों से ख्याल करना चाहिए या खुद को सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे देनी चाहिए? जी, स्मोकर्स के लिए तो ये जरूरी बात है कि वो स्मोकिंग को क्विट करें और स्मोकिंग को क्विट करने से उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा सीओपीडी के जो पेशेंट्स हैं वो भी ज्यादातर इनहेलर्स में होते हैं और उनकी डिजीज शायद एस्थमा वालों से ज्यादा सीवियर होती है, तो उन लोगों को भी अपने इनहेलर्स को रेगुलरली यूज करना चाहिए। और इसके अलावा जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि वाटर इनटेक ज्यादा करें, आउटडोर एक्टिविटीज को कम करें और अगर कहीं ट्रैवल वगैरह भी करना हो तो कोशिश करें कि वो एक क्लोज्ड व्हीकल में ट्रैवल करें। बाइक के ऊपर अगर ट्रैवल करेंगे तो मास्क का और हेलमेट का इस्तेमाल करें। तो ये चंद सादा सी चीजें हैं, इनसे उनका एक्सपोजर कम हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है हमारे,
تو آئیے چلیں ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے 2-4 اور اہم سوالات پہ بات کرتے ہیں۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر۔ طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان۔ ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس، جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک، Sahiwal Estate, a new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. ویلکم بیک۔ جیسے کہ ناظرین نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے 2-3 اور بہت اہم سوالات کرنے ہیں ہیلتھ ایشوز پہ، تو آئیے چلو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ویدر چینجز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے فلو اور کف کے مسائل یا اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں، تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی، ویدر چینج کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایسے پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے جن کو فلو لائک سمٹمس یا کف ہوتی ہے، اور کیونکہ کووڈ کا سیزن بھی ہے تو لوگوں کے اندر پریشانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب ان کو فلو لائک سمٹمس ہوتے ہیں۔ تو فلو لائک سمٹمس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو رنی نوز ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کو فیورش کنڈیشن ہو سکتی ہے، جسم میں درد بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ لیتھارجی اور سینس آف ویکنس، یہ ساری فلو کی سمٹمس ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ ساری علامات ڈیولپ ہوں تو انہیں چاہیے کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ کووڈ کی اور فلو کی علامات کو وہ ڈاکٹر ڈیفرینشیٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ پراپر اس کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے۔ موسٹ آف دا ٹائم فلو خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ میں سوائے پیراسیٹامول اور زیادہ پانی استعمال کرنے کے کوئی خاص اور ٹریٹمنٹ آپشن موجود نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ کتنا ٹائم اس سے ریکور ہونے میں لگتا ہے؟ جی، فلو ایک وائرل النس ہے، اور زیادہ تر جو وائرل النسز ہیں وہ 7 to 8 days کے اندر خود بخود سیٹل ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے کسی بھی ایکسٹینسو ٹریٹمنٹ کی موسٹ آف دا ٹائم ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ فلو کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے، تو کیا یہ لگوانی چاہیے؟ جی، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ایسے کیسز آتے ہیں اس سیزن میں جن کو فلو کا پرابلم ہوتا ہے۔ اس میں ہم پاپولیشن کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ ایک کیٹیگری آتی ہے بلو 18 ایئرس، اور دوسری کیٹیگری آتی ہے فرام 18 to 65 ایئرس، اور تیسری کیٹیگری آتی ہے ابو 65 ایئرس۔ تو جو پاپولیشن 18 ایئرس سے لیس ہے یا 65 ایئرس سے ابو ہے، ان لوگوں کو فلو کی ویکسین لگوانی چاہیے۔ ابو 18 اور لیس دین 65 ان لوگوں کو فلو ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کو شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کڈنی کا ایشو ہے، یا لیور کا کوئی ایشو ہے، یا جن کی قوت مدافعت کسی وجہ سے
ज्यादा नहीं है, उन लोगों के अंदर अगर उनकी एज 18 से अबव या 64 से कम भी है तो वो फ्लू का शॉट लगवा सकते हैं। फ्लू वैक्सीनेशन साल में एक दफा लगवानी होती है और ये मोस्टली फ्लू सीजन से पहले यानी सितंबर के एंड या अक्टूबर के स्टार्ट में लगवाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात चल ही रही है, तो जैसे कि हमारी सोसाइटी में, माशरे में कोविड की वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा रूमर्स है, तो आप किस तरीके से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सी अवेयरनेस दें इसके बारे में ज़रा? जी, कोविड वैक्सीनेशन या इवन कोविड डिजीज के बारे में काफ़ी अरसे से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोगों ने इसको साजिश का नाम दिया, कुछ लोगों ने ये कहा कि कोविड वैक्सीनेशन से उनकी बॉडी के ऊपर कोई गलत असरात मुरतब होंगे। तो रियलिटी ये है कि कोविड एक रियलिटी है और इसको हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मौजूद है, ये पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली है। और सेकेंडली ये कि हमें इसके इलाज या प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन पर गौर करना चाहिए। कोविड की वैक्सीनेशन के बारे में काफी सारी मिसकंसेप्शंस थी, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये थी कि इस वैक्सीनेशन को लगवाने से किसी की डेथ भी हो सकती है या 2 साल के बाद लोगों की डेथ हो जाएगी या कोविड की वैक्सीन लगाने से कोई डीएनए में चेंजेस आ जाएंगी। तो ये सारी रूमर्स हैं, इनका रियलिटी से कोई लिंक नहीं है। कोविड की वैक्सीनेशन की इफेक्टिवनेस वर्ल्ड वाइड प्रूवन है और कोविड की नेक्स्ट वेव से बचने के लिए जरूरी है कि हम वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। कोविड की वैक्सीनेशन से कोई इस तरह का साइड इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम वो अभी तक इनकाउंटर नहीं हुआ। ज्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि इंजेक्शन जिस जगह पे लगता है, इंजेक्शन साइट पे पेन होता है या 1 या 2 दिन के लिए फीवर डेवलप हो सकता है। तो इसलिए मेन बात ये है कि हमें इस मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया पे जो रूमर्स हैं उनसे बचना चाहिए और कोविड की वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, कोविड की वैक्सीनेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इनमें से कोई ज्यादा इफेक्टिव है? जी, वैक्सीनेशंस की एफिकेसी की स्टडीज हुई हैं, उसमें चाइनीज वैक्सीनेशंस हैं, जैसे साइनोफार्म है, साइनोवैक है। इनकी एफिकेसी अगर आप देखें तो वो 65 से 70% तक है, जबकि फाइजर की वैक्सीन, इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, इनकी एफिकेसी 90 से अबव है। तो वैक्सीन की एफिकेसी थोड़ी सी चेंज जरूर होती है, लेकिन इनकी डिफरेंट स्टडीज में सेफ्टी प्रोफाइल डिफरेंट है। तमाम वैक्सीन कोविड की डिजीज से बचाती हैं, जैसे आईसीयू एडमिशंस या हाई डिपेंडेंसी यूनिट एडमिशंस। तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसको लगवाना चाहिए, क्योंकि वो आपको कोविड से बचने का एक चांस जरूर प्रोवाइड करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो विद इन कंट्री में रहने वाले लोग हैं, जो आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं, उनके लिए डिफरेंट वैक्सीनेशंस क्यों कही गई है लगवाने के लिए? इसमें ये है कि कोविड की वैक्सीनेशन का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर कंट्री की अपनी पॉलिसी है। मिसाल के तौर पे अगर आप फाइजर की बात करें या जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें या मॉडर्ना की बात करें, तो ये वैक्सीन्स यूरोपियन यूनियन और यूएसए में एक्सेप्टेबल हैं, यूके में एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन वो चाइनीज वैक्सीन को ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल रीजंस या ड्यू टू सम अदर रीजंस वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सिमिलरली चाइनीज जो वैक्सीन्स हैं वो साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर एक्सेप्टेबल हैं। रियलिटी इसमें ये है कि तमाम वैक्सीन्स, जिसमें चाइनीज वैक्सीन्स भी शामिल हैं, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनकी एफिकेसी प्रूवन है और वो रेकमेंडेड हैं यूज के लिए। तो इसमें भी यही है कि जिस बंदे ने जिस कंट्री का ट्रेवल करना होता है उस कंट्री की रेकमेंडेड वैक्सीन वो लगवा लेता है ताकि वो ट्रेवल के लिए जा सके। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि वैक्सीन कोई किसी दूसरी वैक्सीन से बहुत ज्यादा कमतर है। जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये जो एस्ट्राजेनेका थी, इसके बारे में बताएं कि इसके ऊपर काफी सारे प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुए थे, लेकिन इसको अभी तक बंद नहीं किया गया, क्यों? एस्ट्राजेनेका के नो डाउट कुछ साइड इफेक्ट्स थे और इसमें एक साइड इफेक्ट ये था कि इसके अंदर कम एज की जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग देखी गई थी। उसमें जब एनालिसिस किया गया तो तमाम केसेस लेस देन 40 इयर्स एज के थे, तो इसलिए एस्ट्राजेनेका जो बाद में यूज की गई वो 40 से ऊपर वाली फीमेल्स और मेल्स के अंदर यूज की गई, जिनके अंदर कोई साइड इफेक्ट इनकाउंटर वो नहीं हुआ। तो इसलिए एस्ट्राजेनेका के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो 40 से कम के ग्रुप में ज्यादा हैं और वो भी फीमेल्स में, तो उस ग्रुप में वो पाकिस्तान में भी नहीं लगी। ठीक ठीक।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या जो डायबिटिक पेशेंट है, क्या उनके लिए वैक्सीनेशन सेफ है? जी, वैक्सीनेशन बेसिकली बनाई ही इन लोगों के लिए गई है, क्योंकि जो लोग यंगर एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है या जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, उन पेशेंट्स के अंदर अगर कोविड हो भी जाए तो वो सीरियस नहीं होता। कोविड से कोविड निमोनिया होने का चांस उन पेशेंट्स में ज्यादा होता है जो डायबिटिक हो, जो उनको ब्लड प्रेशर का मसला हो या जिनको किडनी या लिवर की डिजीज हो। तो मेरे नजदीक तो जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिनको लिवर की डिजीज है, किडनी की डिजीज है, उन पेशेंट्स के अंदर वैक्सीन का फायदा एक यंगर पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है। तो मेरा इसमें यही एडवाइस है कि ऐसी पॉपुलेशन को स्पेशली वैक्सीन लगवानी चाहिए, और इन ग्रुप्स के अंदर वैक्सीन के कोई खास ऐसे साइड इफेक्ट नहीं देखे गए जो बाकी पॉपुलेशन में हो। यानी अगर बाकी पॉपुलेशन में भी आम के अंदर पेन या 1-2 दिन के लिए फीवर हो रहा है तो इस पॉपुलेशन में भी वही साइड इफेक्ट्स हैं, कोई खास एक्स्ट्रा डेंजर नहीं है इसमें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। आप आए, आपने हमारे नाज़रीन को इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी। तो चलिए आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए उन्वान के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान जुनैरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये अल्लाह पाक की कुदरतों की एक निशानी है। तो इसी तरह मानसरा के अंदर अल्लाह पाक ने बेशुमार जगह ऐसी बनाई हैं कि जहाँ तक लोगों का अभी तक अप्रोच नहीं है। मसलन मानसरा में हमारा एक सरद वैली का इलाका है, वहाँ बहुत ज़बरदस्त पुरफ़िज़ा मकामात हैं। और इसी तरह ये कागान वादी कागान नारां जो आती है, इसमें ये नारां का मकाम है। आगे फिर जलखड आता है, फिर आके आप बाबू सर टाप तक चले जाएँ। और इसी तरह बहरहाल आप बालाकोट से लेंगे तो बाबू सर टाप तक आपको हर जगह एक अनोखी और जो है ना बड़ी अजीब और पुरफ़िज़ा मंजर आपको नजर आएगा। चले मुझे ये बताएं कि सियाहों जो हमारे सियाहत के लिए लोग आते हैं वो सफाई का जो ख्याल रखते हैं या नहीं रखते? हाँ जी, माशाल्लाह में ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आने वाले सियाहों से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि यहाँ का माहौल कुदरती है और बहुत साफ़ सुथरा है। तो आने वाले सियाहों से भी ये गुजारिश है कि वो माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ताकि इधर लोग जो आएँ तो उनको गंदगी के ढेर नज़र ना आए, सफाई और उस कुदरती माहौल नज़र आए। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में पुरअमन फ़िज़ा है। आपने देखा है यहाँ कराची से और बैरून ममालिक से लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में दिन रात आप सफ़र करें, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सियाहों के साथ कोऑपरेट करते हैं, सियाहों की साथ तामुन करते हैं, उनकी जो है ना हर तरह रहनुमाई करते हैं और हर तरह के मामलात में उनके साथ हिस्सा देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बेटी है और हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक। क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया क्या करती हैं? कुछ भी स्कूल पढ़ती। अच्छा, स्कूल पढ़ती हैं। कौन सी क्लास में? मैट्रिक में। मैट्रिक में। अच्छा माशाल्लाह, पेपर हो गए आपके? जी। कैसे हुए? अच्छे हुए। डर है पास होने का? नहीं डर यकीनन पास होंगे, वो डर नहीं है। अच्छा जवेरिया, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ से मानसेरा से ही हैं? जी। अच्छा मानसेरा से। मुझे बताएं झील सैफुल को पहले कभी आए हैं आप? नहीं, आज मैं फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम आए। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ बहुत पर? अच्छा लग रहा है और एंजॉय कर रहे अच्छा हैं। जवेरिया, आपसे एक पहेली पूछूं? जी। अच्छा चलिए जवेरिया, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अंधा भी देख सकता है? अंधा। सोचे